जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से हमारे पड़ोस से खबर आ रही है, लगातार इस तरीके की खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान में ये हुआ, अब वो हुआ। एक तरीके का शॉर्ट में समझे तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद अब पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खबर आ गई है जिससे हर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी को तो डर लगेगा, लेकिन जितने पाकिस्तान के नेता हैं अब इनको एक और मुद्दा मिल जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का, ब्लेम गेम करने का, और यहाँ से पाकिस्तान बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो असलियत में मामला क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या इसमें अमेरिका चाइना का कोई एंगल नज़र आ रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंच। दूसरी चीज़, अगर दोस्तों आप में से आपके जो रिलेटिव, जानकार, बच्चे कोई भी यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल स्टडी टेबल जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूव होगा। इसके अंदर हमने एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज 9 to 12 का चैप्टर वाइज क्लासेस डालना शुरू कर दिया है। जितना जल्दी हो सके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस का आनंद लें, क्योंकि इससे आपके बच्चे की 9 to 12 की क्लास की तो प्रिपरेशन होगी ही, लेकिन उसका वो लेवल होगा जिससे वो आगे जाके यूपीएससी के अंदर भी अपने आप को क्वालिफाई करवा सके। इसके साथ साथ हमारी ऐप भी स्टडी टेबल नाम से ही यूट्यूब पर आ चुकी है, तो जितना जल्दी हो सके उस ऐप को भी आप डाउनलोड करें और हमसे जुड़े। अब आगे आ जाते हैं, अगर आपने कंसेप्ट्स ऑफ हिस्ट्री कंप्लीट करने हैं तो हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच जो है वो 10 अप्रैल से लॉन्च होने जा रहा है। हिस्ट्री से इस बैच को स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की फ़ीस 1500 रुपये कंप्लीट हिस्ट्री की फ़ीस रखी गई है, जिसको प्रिपेयर करने से, इसमें बेसिक्स करवाए जाएंगे, जिसको प्रिपेयर करने से यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीयू सेट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो, नेट, जेआरएफ, ग्रेड 1 टैट, ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और साथ में इस नंबर पर कॉल करें या हमारी ऐप को डाउनलोड करने के बाद गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें जाकर सीधा एनरोल करवाएं। अगर आप इस कूपन कोड को डालेंगे तो आपको 300 रुपये का उसमें फीस कम हो जाएगी। तो दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? असलियत में टॉपिक ये है कि पाकिस्तान इस समय पर जिस टर्मोइल से गुजर रहा है, वहाँ अगर आप देखें तो एक तरफ तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस आज का नहीं है दोस्तों, इकोनॉमिक क्राइसिस लगभग 10 साल पुराना है, जिसमें 5 साल तो वो लगभग आईसीयू के अंदर है, 5 साल से। उसके बाद आज उसी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है, यानी सरकार, यानी जितने भी ये दल हैं ये आपस में लड़ रहे हैं और कैसे भी करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। और तीसरी तरफ सोशल क्राइसिस भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर घर कर चुका है, और ये क्राइसिस या प्रॉब्लम्स का एक ट्रायंगल बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। अब इस ट्रायंगल के अंदर सिचुएशन क्या है, इसे समझिए। देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन क्या है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर आप देखते हैं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न इकोनॉमिक क्राइसिस का ये है कि असलियत में पाकिस्तान के पास किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, यानी यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। दूसरा, इसके पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक नहीं हुआ है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया है। रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। अब सोचकर देखिए, इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है, यानी जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री होते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बुरी तरीके से बर्बाद सिचुएशन में हैं।
ये बिल्कुल ऐसा ही है। घर के 4 लड़के चारों के चारों आवारा हैं, निकम्मे हैं, नाकारा हैं। जरा सी बात पर मोहल्ले में सबसे ज़्यादा बदमाशी तो दिखाते हैं, जरा सी बात के ऊपर उनका धर्म भ्रष्ट तो हो जाता है, जरा सी बात पर उनकी जो इमोशंस है, जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत तो हो जाती है, जरा सी बात पर वो किसी की गर्दन तो उतार सकते हैं, जरा सी बात के ऊपर धार्मिक नारे तो लगा सकते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह इकट्ठे तो हो सकते हैं। लेकिन जब देश की बारी आती है तो उनके पास उस देश को गाइड करने के लिए विजन नहीं है, और वहां वो सोच ही नहीं पा रहे कि असलियत में देश को आगे कैसे लेकर जाना है। अब एक तरफ ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो अब इसकी वजह से क्या है, सोर्स ऑफ इनकम खासकर पाकिस्तान के अंदर ये डेवलप हो ही नहीं पा रहा। रही सही कसर, सोर्स ऑफ इनकम डेवलप नहीं हो पा रहा, तो असलियत में जो खर्चा चलता है, जो डेली कोर्स होते हैं या फिर जो रेगुलर अफेयर्स होते हैं, उसके लिए जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से चलते थे, तो या तो यूरोपियन एड से चलते थे, यानी पाकिस्तान जो है वो लगातार यूरोप और अमेरिका से लगातार एड लेता था, उससे वो खर्चा चलता था। दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे देशों को अपने पक्ष में मिलाए रखने के लिए एक बहुत अच्छे सिस्टम को जो डेवलप कर रखा है, उस सिस्टम में IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक और उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 3 बैंक्स का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है, और उस सिस्टम में ये कोशिश करता है कि इसके थ्रू लोन देके लालच डेवलप किया जाए। और रही सही कसर इन सब को और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करवाने के लिए FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। अब ऐसी सिचुएशन में सोच कर देखिए आप यहाँ पर कि एक कंट्री का सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत रेमिटेंसेस से, जो सऊदी अरेबिया, UAE जैसे देशों से आता है उससे, या फिर एड से खर्चा चल रहा हो, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लेकर ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन तक कुछ भी इसके पास सिग्निफिकेंट ना हो, जिसके ऊपर कोई भी देश जो है वो अपने दम पर टिक सकता है। हालांकि मीडिया के अंदर लोग श्रीलंका से पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, उसका एक बड़ा रीजन उनका जो इनकम फ्रॉम टूरिज्म है वो, और इनकम फ्रॉम टी एक्सपोर्ट जो है, टूरिज्म एंड टी एक्सपोर्ट, ये जो है ये बंद हो चुकी है। यानी टूरिज्म और टी एक्सपोर्ट को ही अगर मिला लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 6 to 8 बिलियन डॉलर पर एनम की इनकी इनकम शुरू हो जाएगी। वो इतनी इनकम है कि 2 साल अगर ये ढंग से इनकम शुरू हो जाए तो पूरे श्रीलंका की गाड़ी दोबारा से लाइन पे आ जाएगी। अभी समस्या ये है कि टूरिज्म कोरोना की वजह से बंद पड़ा हुआ है, और जो टी एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उनकी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से बंद हो चुका है। अगर ये दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगा तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि श्रीलंका की इकोनॉमी दोबारा से लाइन पे आ जाएगी, और वो उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा होगा जितनी अभी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या हम ऐसा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोरोना की वजह से इम्पैक्ट हुई हो। असलियत में पाकिस्तान की इकोनॉमी के इम्पैक्ट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है, खुद पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस है, जो है ही नहीं। अब एक तरफ पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, दूसरी तरफ ना टूरिज्म, ना कोई ऐसा एक्सपोर्ट जो रॉ मटेरियल ही करता हो, चाय जैसा कोई एक्सपोर्ट। पाकिस्तान ऐसा कुछ भी खास एक्सपोर्ट नहीं कर रहा जिससे बहुत ज़्यादा उसे रेवेन्यू आ रहा हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सिचुएशंस है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल सिचुएशंस है वो भी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही हैं। हालात इस हद तक हैं कि इमरान खान जब रशिया
रशिया पहुंचे पुतिन से मिलने, तो वहां पर एक जो एग्रीमेंट की बात सामने आई वो ये भी आई कि इमरान खान जो है रशिया से ये कह रहे हैं कि आप हमारे को वीट जो है वो एक्सपोर्ट कर देना। सोच कर देखिए, एक देश जहां पर 5 नदियां बह रही हैं, पंजाब जैसा रिच इलाका है, वो अपनी 20 करोड़ की आबादी के पेट भरने लायक अगर गेहूं पैदा नहीं कर पा रहा, इतनी बढ़िया फर्टाइल लैंड होने के बावजूद, तो सोच सकते हैं कि हालात कितने खराब होंगे वहां पर। एग्रीकल्चर जो कृषि है वो कितनी ज़्यादा पीछे हो चुकी होगी और सिस्टम्स जो है वो कितने ज़्यादा बर्बाद हो चुके होंगे। यहाँ नो डाउट, यहाँ जब IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका ने ये सब लोन्स वगैरह देने से मना कर दिया, तो वहाँ अब पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ जाकर बैठा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि चाइना ने CPEC और दूसरे लोन्स के नाम पर, चाइना की खास बात यह है कि चाइना नेवर बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग एड टू अ कंट्री। चाइना, पूरे चाइना के अंदर दान देने का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है। चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलता है और पैसा चलता है, और जितना ज़्यादा हो सके इफ़ेक्टिवली हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे, मतलब ब्याज वसूलने की तरफ वो भरोसा रखता है। और जैसे हमारी पुरानी फिल्मों के अंदर सुखी लाला होता था मदर इंडिया का, जिसने मतलब सूदखोर ऐसा होता था कि सामने वाले की चमड़ी तक उतार ले, शायद चाइना इस सुखी लाला से भी कहीं ज़्यादा बुरा है। जो सुखी लाला तो चमड़ी उतारता था, ये तो इंसान की आत्मा तक छीन कर ले जाता है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया का कल्चर तक बदलने की तैयारी कर लेता है। चाइना जैसा ड्रैगन, दैत्य, एक एविल स्टेट जो है, वो किसी भी तरीके से किसी को जीने नहीं देगा। श्रीलंका का हाल आप लोग देख सकते हैं। कानून, और सबसे बड़ी बात, इतनी ज़्यादा ओपेकनेस, इतना ज़्यादा छिपा छुपाया उनके रूल्स में सिस्टम होता है, मतलब उनके लोन्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि एक पूरा देश तक उस चीज़ को नहीं समझ पाता। इमरान खान जैसा प्रधानमंत्री जब आता है 2018 में, तो उसे मजबूरी में कहना पड़ता है कि इस लोन की टर्म्स कंडीशंस क्लियर तो कर दो। और चाइना ने ऐसे हड़काया था इसको कि उसके बाद इमरान खान की ज़बान तक नहीं खुली। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि इमरान खान ज़िद्दी है, अड़ियल है और रिवेंजफुल है, बदला लेने को हमेशा उतारू रहता है और जरा जरा सी बात के ऊपर बुरा मान जाता है। मतलब जिसे कहते हैं ना, रूसनी बहू है भाई। रूसनी बहू का मतलब होता है, हरियाणवी में रूसनी बहू कहते हैं, जो जरा जरा सी बात के ऊपर मुंह बना के बैठ जाए, मुंह फुला के बैठ जाए, और वो चाहे कि हमेशा उसे कोई ना कोई मनाता रहे। और वो ऐसी बहू है जो नाराज़ तो रहती है लेकिन कोई काम भी नहीं करती है, किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ नाराज़ होना चाहती है। ऐसे में पाकिस्तान, इमरान खान भी यही प्रूव हुआ। अब प्रॉब्लम ये आई है कि अमेरिका, पाकिस्तान जो है, मैं इस चीज़ को बार बार बात कर रहा हूँ। लोग हालांकि मेरी बात से एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया के अंदर इस तरीके की डिस्कशन नहीं देख पा रहा या नहीं देख रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सिंपल सा लॉजिक लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि यार असलियत में पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, नो डाउट उसके अंदर आपको, हमारे को एक तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल बाकी अपोजिशन खड़ा हुआ है। लेकिन आर्मी भी यहाँ पर एक पावर प्ले के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन तीसरी तरफ अगर आप देखें, इसके अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके पीछे जो फॉरेन पावर्स खड़ी हुई हैं, वहाँ पर अमेरिका और चाइना दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। चाइना पाकिस्तान को किस तरीके से लूट रहा है, चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से कहता है कि भाई तू मेरे से डेट लोन ले जा, जितना चाहिए उतना ले जा, तू मेरे से लोन ले जा, जितना चाहिए उतना ले जा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि अप्रॉक्सीमेट $50 बिलियन के आसपास से ज़्यादा का लोन चाइना शायद पाकिस्तान को दे चुका है। कुछ, क्योंकि डिस्क्लोज तो है ही नहीं भाई, $42 बिलियन के आसपास का तो लोन, सीधी सी बात यह है, शुरुआत हुई थी उस CPEC के लिए। बाद में बढ़ते बढ़ते जब हर बार एक दो बढ़े तो $65 बिलियन तक की उसके अंदर आमदनी आ गई। अब शोर मचाने समझने वाली बात यह है कि उसमें से $50 बिलियन अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में पाकिस्तान आ चुका है।
अब ऐसे में अमेरिका जो है वो भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान को इकोनॉमिक सपोर्ट किस तरीके की करता है कि भाई या तो वो एड प्रोवाइड करेगा, या फिर वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू लोन पहुंचाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में सोच कर देखिए, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस का गेम दोनों तरफ से है। पाकिस्तान ने दोनों तरफ से कर्जा लिया है, और दो दुश्मन कर्जदार इस पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर जो नवाज शरीफ एंड पार्टी है वो अमेरिका के फेवर में खड़ी हुई नजर आ रही है, और इमरान खान जैसे जो ग्रुप है वो चाइना के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और मज़े की बात यहाँ ये है कि आर्मी के अंदर भी दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ एंड पार्टी को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो इमरान खान एंड पार्टी को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। नतीजा उसका ये है कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, और जो फॉरेन पावर्स हैं वो फॉरेन पावर्स चाहे FATF का इस्तेमाल करके, चाहे लोन देके, चाहे डेट देके, चाहे कुछ भी करके एड जो है, मतलब एड दे के या कैसे भी करके पाकिस्तान की सरकार को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। लेकिन समस्या दूसरी आ चुकी है। असलियत में चाइना हुआ या अमेरिका हुआ, आप खुद सोच कर देखिए, चाहे चाइना हुआ चाहे अमेरिका हुआ, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इस टाइम पर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो बात करेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी से तो बात करेंगे। अब समस्या तो यही है ना कि क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एब्सेंट है, या फिर यूं कहें जो रूलिंग पार्टी है वो क्या है, एब्सेंट है। अब रूलिंग पार्टी एब्सेंट है तो ना तो अमेरिका कोई एड या किसी भी तरीके की बातचीत या प्लानिंग पाकिस्तान से कर सकता, और यही हाल चाइना का है, वो भी नहीं कर सकता। यानी अब जो है वो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, और जो आज खबर आई हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है या कहा है कि आप डेट बताइए। अब जब डेट बताने की बात आ रही है तो बात ये हो रही है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होंगे। अब 90 डेज के अंदर जब इलेक्शन की बात की जा रही है तो अप्रैल आ चुका है, तो मई जून जुलाई 3 महीने अगर हम मानकर देखते हैं तो जाकर सरकार जो है वो जुलाई में बनेगी। अब प्रॉब्लम यही है कि जुलाई में सरकार बनेगी और जून के अंदर पाकिस्तान को $5 बिलियन का लोन वापस करना है, और जो क्या नाम है अकाउंट है उसके अंदर $12.01 बिलियन हैं, और वो $12.01 बिलियन के हालात इस टाइम पर ये हैं कि ये 1 महीने से भी कम का राशन चलाने या खर्चा चलाने के लिए बचा हुआ है। उसमें से अगर $5 बिलियन जून तक वापस नहीं किए तो उसका सीधा सीधा असर ये होगा, क्योंकि भाई पैसा भी तो चाहिए ना अकाउंट के अंदर। अगर ये $5 बिलियन आप वापस कर देते हो तो अगला कुछ दिनों का खर्चा चलाने के लिए ही आपके पास पैसे बचेंगे, वरना आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। और अगर ये $5 बिलियन आप वापस नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाओगे, और डिफ़ॉल्टर घोषित होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आमदनी अभी आ भी रही होगी वो सब रुक जाएगी, और दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान की एसेट्स होंगे वहाँ वहाँ पर पाकिस्तान के उन एसेट्स को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उनको सीज कर लिया जाएगा, उन पर कब्जा करके उनको बेच के अपने घाटे को पूरा करने की बात की जाएगी। क्रेडिट वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होगी उसका सीधा सीधा असर ये आएगा कि पूरा पाकिस्तान ही डूबता हुआ नज़र आएगा, पूरा पाकिस्तान डूबता हुआ नज़र आएगा। सोच कर देखिए भाई, पॉलिटिक्स इज़ अ गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिक्स इज़ अ गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अब गार्जियन ही नहीं है, मम्मी पापा दोनों लड़ रहे हैं
कि नहीं नहीं मेरे हाथ में पावर रहेगी या मेरे हाथ में पावर रहेगी, तो इकोनॉमी को संभालेगा कौन पता नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया। अब अगर 90 दिन तक यही क्राइसिस चलता रहा और कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान को लोन देना तो छोड़ो, अपने लोन ज़्यादा जल्दी से वसूलने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक इलेक्शन के बाद भी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है कि खुलकर ये दिखाई नहीं दे रहा कि किसकी सरकार आएगी। अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से जो लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आती है, और इनसिक्योरिटी के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। इनसिक्योरिटी के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब यही वो पॉलिटिकल क्राइसिस जब ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है और बुरी तरीके से फैल जाएगा। ये नॉर्मल होता है, सोच कर देखिए ना, अगले आने वाले 3 महीने तक आप संभालने वाले हैं ही नहीं, और अगर सरकार ढंग से नहीं बनी तो उससे अगले 3 महीने भी अगर ऐसे ही चले गए, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाया, कोई सरकार ही नहीं बनी, कोई डिसीजन नहीं ले पाया, किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो होगा क्या? होगा ये कि जो इन्फ्लेशन अभी 15% से 26% के बीच में चल रहा है, वो इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट और तेज़ी से बढ़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, तो सोशल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स करना शुरू करता है। सोशल ऑर्डर जब कोलैप्स करेगा, इसका मतलब ये लोग ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्से में रहेंगे ना, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, और जब लोगों में गुस्सा बढ़ेगा तो वो ज़रा ज़रा सी बात पे आपस में लड़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। यहीं से सोशल राइटिंग शुरू होती है, सोशल मतलब समाज में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, दंगे शुरू होते हैं, एक दूसरी कम्युनिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है या उस पर डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। और अगर वो फॉल्ट लाइन पहले से बनी हुई हो तो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से ऐसा होता है, और ज़्यादा जब खतरनाक तरीके से होगा तो वहीं से सोशल क्राइसिस शुरू होगा। अगर ये सिचुएशन नहीं संभाली तो इट अल्टीमेटली वुड लीड टू सोशल क्राइसिस। ऐसे सोशल क्राइसिस में रेडिकल जो एलिमेंट हैं, एक तरफ रेडिकल एलिमेंट्स और दूसरी तरफ, एक तरफ रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं वो पावरफुल होते हैं, और दूसरी तरफ जो भी सेपरेटिस्ट फोर्सेस पाकिस्तान में एक्टिव होगी वो और ज़्यादा ताकतवर होनी शुरू हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि भड़के हुए जो लोग हैं ना वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस के अंदर जाकर मिलना शुरू कर देते हैं, या फिर वो जो भड़के हुए लोग होते हैं वो रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यहीं से आगे सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस बननी शुरू हो जाती हैं। यानी आईएमएफ ने लोन ना देकर $6 बिलियन का जो लोन आईएमएफ ने देने की बात कर रखी थी, हालांकि उसमें क्या नाम है EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो था उसके अकॉर्डिंग $2 बिलियन दे दिया, लेकिन अभी भी उसे अगले 1 साल में $4 बिलियन मिलना था। अगर उसमें 2-3 बिलियन डॉलर भी मिल जाता तो कहीं ना कहीं $3 बिलियन भी अगर मिल जाता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प मिलती, लेकिन अब वो हैंडल नहीं हो पाएंगी क्योंकि आईएमएफ ने लोन रोक दिया है। ऐसे में प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि अब चाइना के पास या अमेरिका के पास या यूरोपियन यूनियन के पास जाने वाली कोई पावर भी नहीं है जो जाके चाइना, अमेरिका या किसी से जाके बात करे कि साहब मेरे दोस्त को ये लोन, मेरे देश को लोन चाहिए, पैसा दे दो। सामने वाला पूछेगा सरकार किसकी है, जब तक मुझे ये पता ही नहीं लगेगा, मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, तो लोन क्यों दे दूँ, लोन क्यों दे दूँ। जब ये सिचुएशन आ जाती है ना दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिचुएशन खराब है, देश गलत दिशा में जा रहा है। सिविल वॉर तक शायद ना भी पहुंचे, लेकिन हालात खराब होंगे ये पक्का है। अब आपका इस मामले में क्या सोचना है, आप मुझे ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।